हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जी की। जो हमारी लूसेंट की सीरीज चली हुई है, आज उसी का पार्ट है आगे वाकाटक राजवंश के हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो जितनी भी है लूसेंट वाली वो सारी देखी होंगी और आपको अच्छी भी लगी होंगी। तो जैसे आपने पीछे प्यार दिया था वैसे ही आगे वाली वीडियो को भी प्यार देना और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स वगैरह के सारे जितने भी हमारी लूसेंट वन लाइनर से कवर हो सकते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं, इसके साथ साथ हमारा सीटेट के जो अब एग्ज़ाम होने वाला है आगे, उसके लिए हमने एनसीईआरटी की भी सीरीज़ बनाई है, जिसमें आज 6 क्लास की जो भी ज्योग्राफी की पूरी 6 क्लास के जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर थे वो सारे एक ही बार में कवर हो गए हैं नोट्स वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो अब अगली वीडियो हिस्ट्री या पॉलिटिकल पे लेके आएंगे, फिर क्लास 7th 8th ऐसे ही करके पूरी कवर हो जाएगी। तो आप ये वीडियो देखें तो साथ साथ वो वीडियो भी जरूर देखें, जिससे आपका क्या होगा, एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। वाकाटक राजवंश, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना विद्या शक्ति ने की थी। अगर उसकी ईयर की बात करें कि कब की थी, तो लगभग 255 ईस्वी में क्या की थी, उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विद्या शक्ति पहले किसके अधीन स्थानीय शासक थे? तो वो सातवाहनों के अधीन क्या थे, शासक थे। नेक्स्ट है, विद्या शक्ति के बाद शासक कौन बना था? तो पवरसेन प्रथम क्या बने थे, उसके बाद शासक बने थे। प्रथम शासनकाल क्या रहा था उसका? तो 275 से लेकर 335 ईस्वी तक क्या रहा था, उसका शासनकाल रहा था। वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी वो कौन था? पवरसेन प्रथम एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसने किसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो पवरसेन प्रथम की बात करें तो उसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? 2 शाखाओं में क्या हो गया था, बट गया था। तो उसकी जो मेन शाखा थी वो कौन सी थी? प्रधान शाखा थी। और दूसरी शाखा की बात करें तो वो बासिम या वत्सगुलम शाखा क्या थी, उसकी दूसरी शाखा थी। यानी 2 शाखाओं में वो क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, प्रधान शाखा और बासिम शाखा। तो जो मेन थी वो प्रधान शाखा थी और जो मेन थी उसके शासक कौन थे? उसके रुद्रसेन प्रथम क्या थे, उसके शासक थे। रुद्रसेन प्रथम के शासनकाल की बात करें तो वो हमारा 335 ईस्वी से लेकर 360 ईस्वी तक क्या हुआ था, चला था। नेक्स्ट है हमारा प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल क्या रहा था? तो 390 से लेकर 410 ईस्वी तक क्या रहा था, उसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पवरसेन द्वितीय का शासनकाल की, तो 410 से लेकर 440 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है नरेंद्र सेन, तो वो 440 से 460 ईस्वी तक। और पृथ्वी सेन द्वितीय की बात करें तो 460 से लेकर 480 तक क्या रहा था, इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभावती गुप्ता किस गुप्त शासक की पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी, वो बेटी थी। प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय से उसका विवाह हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, वाकाटक राज्य किन 2 राज्यों के बीच में स्थित था? तो वो गुप्त और शक राज्यों के क्या था, बीच में स्थित था, पड़ता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक को से वैवाहिक संबंध क्यों स्थापित किए थे? क्योंकि क्या था, उन्होंने सिक्कों पर विजय हेतु क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के समय उसके पुत्र कौन थे? तो दिवाकर सेन और दामोदर सेन क्या थे, उसके पुत्र थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद शासन किसने संभाला था? तो प्रभावती गुप्ता ने क्या किया था, शासन को अपने हाथ में ले लिया था और संभाल लिया था। नेक्स्ट है, वाकाटक गुप्त संबंधों का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल क्या माना जाता है, वाकाटक गुप्त संबंधों का गोल्डन काल माना जाता है, गोल्डन ईयर जिसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दामोदर सेन ने किस नाम से शासन किया था? तो पवरसेन द्वितीय के नाम से क्या किया था, उसने शासन किया था। वाकाटक वंश के अंतिम शासक की बात करें तो पृथ्वी सेन द्वितीय क्या थे, उसके अंतिम शासक थे। और अगर इसके बाद की बात करें तो उसके बाद उसका राज्य किसके साथ चला गया था? बासिम शाखा के हरिशेन के हाथों में क्या हो गया था, चला गया था। जब इसका अंतिम शासक पृथ्वी सेन द्वितीय था, उसकी मृत्यु के बाद जो राज्य था वो बसीम शाखा में चला गया था और बसीम शाखा के फिलहाल उसमें कौन था, हरिशेन शाखा क्या था, उसके अंडर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अजंता की 16वीं गुफा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो अजंता की 16वीं गुफा की बात करें तो उसका जो निर्माण था वो वाकाटक काल में हुआ था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे अजंता की 17वीं गुफा की। तो इसका निर्माण भी कब हुआ था? वह कटाल वंश में ही हुआ था। ठीक है। अजंता की 19वीं गुफा चैत्य का निर्माण किस काल में हुआ था? ये भी कब हुआ था? वाकाटक की शासनकाल के दौरान ही हुआ था। तो बहुत बार यह आ जाता है कि अजंता की कौन सी गुफा थी, 16वीं और 17वीं गुफा का निर्माण कब हुआ था? वाकाटक वंश में ही हुआ था। नेक्स्ट है बासिम शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सवरसेन ने क्या की थी? बासिम शाखा की स्थापना की थी। अगर ईयर की बात करें तो 33, ठीक है, सॉरी 330 ईस्वी में क्या की थी? बासिम शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सरवसेन किसका पुत्र था? तो सम्राट पवरसेन प्रथम का क्या था? ये पुत्र था, यानी कि बेटा था। नेक्स्ट है हमारा, सवरसेन ने किस स्थान पर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था? तो वत्स्य गुलम क्या है, वहां पर क्या किया था? इसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। और अगर हम बात करें कि जो ये वत्स्य गुलम है ये किस स्टेट में पड़ता था? तो ये क्या पड़ता था? महाराष्ट्र के अकोला जिले में क्या था? ये पड़ता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वत्स्य गुलम वर्तमान में कहाँ पर स्थित था? तो ये आ गया बासिम अकोला महाराष्ट्र में क्या था? ये स्थित है। बासिम शाखा का प्रथम शासक की बात करते हो वो सवरसेन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्या शक्ति द्वितीय का शासनकाल क्या था? तो 350 से लेकर 400 ईस्वी तक क्या था? इसका शासनकाल था। नेक्स्ट है हमारा पवरसेन द्वितीय, उसका शासनकाल 400 से लेकर 415 ईस्वी तक रहा था। हरिसेन के शासनकाल की बात करें तो 475 से लेकर 510 ईस्वी तक क्या रहा था? इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बासिम शाखा का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो उसके सबसे शक्तिशाली शासक हरिसेन को क्या था? माना जाता था, और यह अंतिम ज्ञात शासक भी माना जाता है वाकाटक का। वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक कौन सा था? हरिसेन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पवरसेन द्वितीय ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था तो सेतुमंत क्या था? उसने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। सेतुमंत किस भाषा में लिखा था? तो वह मराठी प्राकृत भाषा में लिखा था। सवरसेन का कौन सा ग्रंथ लिखा था? हरि विजय ग्रंथ लिखा था। और हरि विजय ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? ये किस में था? प्राकृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संस्कृत की वेदवी शैली का पूर्ण विकास कहाँ पर हुआ था? वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। किस विद्वान के अनुसार कालिदास ने पवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था? तो कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि कालिदास ने कालिदास ने किसके राज्यसभा में, पवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में क्या किया था? निवेश किया था। कालिदास ने किस ग्रंथ का संशोधन किया है? सेतुमंत ग्रंथ का उसने संशोधन किया है। कालिदास ने वेदवी शैली में कौन सा काव्य लिखा है? तो मेघदूत जो उसकी बुक है, जो काव्य है उसका, वो वेदवी शैली में क्या है? लिखा है। वाकाटक नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो ब्राह्मण धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किन देवताओं से उपासक थे? तो वो शिव और विष्णु के क्या थे? उपासक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत का नाम क्या था? तो व्रायधव देव क्या था? उसके सामंत का नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त वंश के पतन के बाद कौन से प्रमुख राजवंश उभर कर आए थे? तो राजवंश की बात करें, मैत्रक, मौखरी, पुष्यभीति, परवर्ती, गुप्त और गोंड क्या आए थे? ये प्रमुख राजवंश उभर कर आए थे। गुप्तचरों काल में गुप्त उत्तर काल में सबसे विशाल साम्राज्य किस वंश ने स्थापित किया था? तो पुष्यभीति यानी कि वर्धन वंश ने स्थापित किया था। पुष्यभीति को वर्धन भी बोलते थे, उनका सरनेम था, तो वर्धन वंश ने स्थापित किया था। पुष्यभीति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभीति को ही माना गया है। अगर उसकी राजधानी की बात करें तो थानेसर उसकी राजधानी थी। थानेसर अभी फिलहाल कहाँ है? तो वो कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, पुष्यभीति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन है? तो प्रभाकर वर्धन क्या है? उसकी स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पुष्यभीति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन उसका प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टराकर और महाअधिराज की उपाधि क्या की थी? इसने धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती था। और उसके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। उनका नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन क्या था? और एक उनकी बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री उसकी पुत्री का नाम था। राज्यश्री के विवाह की बात करें तो उसकी ग्रह वर्मा नाम के एक व्यक्ति, जो एक राजा था कन्नौज का, उसके साथ क्या हुई थी? उसकी शादी हुई थी। ग्रहवर्म किस वंश का था? मौखरी वंश का था। और मालवा के शासक देवगुप्त ने किसकी हत्या की थी? ग्रहवर्म की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देवगुप्त ने राज्यश्री के साथ क्या किया था? तो उसने राज्यश्री के साथ क्या किया था? बंदी बना लिया, यानी कि उसके पति की मृत्यु करके, ग्रहवर्मा की मृत्यु करके उसको बंदी बनाकर कारागार में क्या कर दिया था? डाल दिया था।
राज्यवर्धन ने किसे पराजित किया था? देवगुप्त को पराजित किया था। अब राज्यवर्धन एक शक्तिशाली राजा था, तो अब उसके जीजाजी की हत्या कर दी और उसकी बहन को बंदी बना लिया, तो ये बात उसको हर्ट कर गई, जिससे उसने देवगुप्त के साथ युद्ध किया और देवगुप्त को हराकर क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दी। उसके बाद क्या होता है? राज्यवर्धन की हत्या किसने की? तो शशांक ने क्या कर दी? उसकी राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। शशांक किस राज्य का था? गौड़ राज्य का था। और शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का क्या था वो? और अगर हम बात करें कि शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या क्यों की थी, क्योंकि जो देवगुप्त है उसका मित्र था शशांक, इसलिए शशांक ने इस देवगुप्त की मृत्यु का बदला लेने के लिए धोखे से राज्यवर्धन की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शशांक ने बोध गया में क्या कटवाया था? बोधि वृक्ष क्या कर दिया था? कटवाया था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? जब उसका भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई, तो उसके बाद हर्षवर्धन यानी कि जो भाई था उसका छोटा, वो गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में। और उस टाइम वो कितने साल का था? उस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल का ही था। किस गद्दी पर बैठा था? थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। और हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता है? उसको शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसने परम भट्टागर की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने किसे पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो उसने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसे क्या बना लिया था? अपनी राजधानी बना लिया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को बनाया था। और हर्षवर्धन और पुलकेश्वर द्वितीय के बीच में युद्ध कहाँ पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ था? इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हो गया था? हर्षवर्धन की हार हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किसकी विजय हुई थी? तो पुलकेश्वर द्वितीय की विजय हुई थी, यानी हर्षवर्धन हार गया और पुलकेश्वर द्वितीय क्या हो गया था? जीत गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हवेंग सांग क्या आए थे? चीनी यात्री आए थे। क्यों आए थे भारत? नालंदा में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों के संग्रह का हेतु पढ़ने के लिए क्या आए थे? वो भारत में आए थे। वो बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानना चाहते थे, वहां पर उन्होंने पढ़ा लिखा और फिर अपने साथ कुछ मतलब बुक्स वगैरह लेके वो गए थे साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हवेंग को यात्रियों में क्या कहा जाता है? तो राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी क्या कहा जाता है? हवेंग को कहा जाता है। हवेंग के मतलब ये उपनाम है, राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि, इसका क्या है? उपनाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। हर्षवर्धन ने चीन में अपना दूत कब भेजे थे? तो 641 ईस्वी में क्या था? उन्होंने अपना दूत वहां पर भेजा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चीनी दूत हर्ष के दरबार में कब आए थे? तो 643 से लेकर 645 ईस्वी के बीच में क्या आए थे? इनके दरबार में आए थे। कौन? चीनी दूत। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हर्ष ने कश्मीर के शासक से क्या प्राप्त किया था? तो बुद्ध के दांत और अवशेष क्या किए थे? हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से प्राप्त किए। और ये कैसे प्राप्त किए थे? जोर जबरदस्ती, यानी युद्ध लड़के लड़ाई वड़ाई करके क्या किए थे? वहां से छीन लिए थे उसने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हर्ष प्रारंभ में किस देवता का उपासक था? तो स्टार्टिंग में वो शिव के उपासक थे, यानी कि शिव की पूजा करते थे। लेकिन हवेंग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने अपना धर्म चेंज किया और महायान बौद्ध धर्म का क्या कर दिए थे? उसने अब धर्म अपना लिया था और उसकी ही पूजा करने लगे थे। हर्ष के समय में नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो महायान यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में कितने वर्षों के बाद महोत्सव आयोजित होता था? तो हर 5 वर्ष के बाद वहां पर क्या होता था? का आयोजन किया जाता था। और प्रयाग के इस महोत्सव को क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और इसमें कौन सम्मिलित हुआ था? किस महामोक्ष में सम्मिलित हुए थे हवेंग? तो छठी, जब हर 5 साल में होता था, क्या नाम था? महामोक्ष परिषद था। और जो हवेंग था, जो बौद्ध धर्म को जानने के लिए इंडिया आया था, वो छठी महामोक्ष परिषद चली हुई थी, जिसमें वो शामिल हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्ष के दरबारी कवि की। तो उसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हरिश्चरित्र और कादंबरी क्या लिखी थी? उसने पुस्तक लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हर्षवर्धन के द्वारा रचित 3 सांस्कृतिक पुस्तक कौन से, यानी कि सॉरी नाटक कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और एक है नागानंदन। क्या है? ये 3 इसने क्या लिखे थे? नाटक लिखे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस कवि के बारे में कहा गया है कि उसने हर्ष के नाम से नाटक लिखे हैं? तो धावक कवि को बोला गया है कि उसने हर्षवर्धन के नाम से क्या लिखे हैं? नाटक लिखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हर्षवर्धन भारत को क्या कहा जाता है? तो अंतिम हिंदू सम्राट। ये क्वेश्चन आया था कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन सा है? तो हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक क्या कहलाते हैं? तो महाराज या महासामंत उनको क्या कहा था? बोला जाता था। मंत्री परिषद के मंत्रियों को क्या कहा जाता है? सचिव या अमात्य क्या कहा जाता है? उनके मंत्री परिषद को बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हर्ष के साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता है? तो हर्ष के साम्राज्य में की बात करें तो प्रांत को भुक्ति बोला जाता है।
भुक्ति के शासक को क्या कहते हैं? राजस्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय क्या बोला जाता है? उसके शासक को बोला जाता है जो काम करते हैं। हरिश्चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? तो प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द यूज किया गया है, और जिले की बात करें तो उसके लिए विषय शब्द यूज किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिले के प्रधानाधिकारी को क्या कहा जाता है? विषयपति क्या उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विषय के अंतर्गत आने वाली प्रशासनिक इकाई को क्या कहते हैं? तो पाठक बोला जाता है। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, और ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? ग्राम एक्सपर्टिकली क्या कहा, सॉरी, उसको बोला जाता, ग्रामाक्षपटलिक क्या बोला जाता था? ग्राम के प्रधान को बोला जाता था। नेक्स्ट है पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट और बाट क्या बोलते थे? पुलिस कर्मियों को बोलते थे। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर में देखा था। दंडपाशिक किस विभाग के अधिकारी है? पुलिस विभाग के अधिकारी है। चोर अधिकृष्ण किस विभाग का अधिकारी है? पुलिस विभाग का अधिकारी है। असव सेना के अधिकारी को क्या कहते थे? बृहदेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारी को बल अधिकृत या महाबल अधिकृत बोला जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे हरिश्चरित्र ने सिंचाई के किस साधन का उल्लेख किया है? तुला यंत्र, जिसको जल पंप बोला जाता है, उसका उल्लेख किया है। हर्ष के समय में कौन सा नगर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो मथुरा क्या था? प्रसिद्ध था। हर्ष की मंत्री परिषद का प्रधान सचिव क्या कहलाता है? बांडी कहलाता है, बहिन कहलाता है। प्रधान सेनापति को क्या कहते हैं? सिंहनाद बोला जाता है। और असव के सेना प्रधान को कुंतल बोला जाता है। और गज की सेना, गज यानी मतलब हाथियों की सेना को क्या बोला जाता है? स्कंदगुप्त बोला जाता है। और अश्व क्या होते हैं? घोड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो वाकाटक राजवंश है और पुष्यभीति वंश या वर्धन वंश जिसको बोलते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों पर एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिससे कि आपको वहां से पूरा सारा क्लियर हो जाए, हर एक क्वेश्चन। आपने ये कर लिए ना तो आपकी लुसेंट मोस्टली यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।